हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। दोस्तों, आप लोग का इस चैनल पे एकेजी स्टडी सेंटर के चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी। क्या देखेंगे? क्लास 10th का बायोलॉजी, जिसमें हम लोग देखेंगे टॉप 50 MVVI लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर। यानी बायोलॉजी का जो होगा वह हमारा 50 जो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लघु उत्तरीय होगा, यानी 2 नंबर में जो एग्जाम में पूछता है वह आपका इसमें हम लोग देखेंगे 50, जो कि अगर आप 50 क्वेश्चन अगर देख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने जा रहा है। अगर आप 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें तो आपका बायो का जो होगा शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर का जो भी पूछता है वह आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से आपको जैसे साइंस में 3 बुक पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो तीनों का 50-50 क्वेश्चन करके आपको जो भी क्वेश्चन होगा वह जो कि MVVI छांट करके यानी जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा वही आपको दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो यह आपका वीडियो पार्ट 1 होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है, देखिए यह जो है आपका क्लास 10 का बायोलॉजी जो कि टॉप जो कि MVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर, यानी क्वेश्चन के साथ साथ आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि उत्पादक से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि उत्पादक से आप क्या समझते हैं। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 17 के और 22 के बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है। यहाँ पे दिया गया है यह जो है कि आपका 17 में और 22 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि हरे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है उत्पादक कहलाते हैं। बहुत ही आसान सा जो है कि आपको सरल और आसान भाषा में इसका आंसर दिया गया है। क्या है कि हरे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन जो है वह स्वयं बनाने की, यानी अपना भोजन अगर वह खुद बना लेता है तो वह क्या कहलाएगा, वह उत्पादक कहलाता है। और उन्हें जो है कि स्वपोषी भी कहा जाता है, यानी उत्पादक को स्वपोषी भी कहा जाता है, क्योंकि स्वपोषी भी जो है कि वह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ठीक ना, तो यही आपका आंसर है। बहुत ही अच्छा और आसान लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि लिम्फ या लसिका क्या है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। यह लिम्फ जो है यह आपका इंग्लिश नेम है और यहाँ पे आपका लसिका, यानी इसी का जो है कि इंग्लिश में हम लोग लिम्फ बोलते हैं। तो यह आपको हिंदी में भी लिख देता है या फिर इसी तरह पूछ देगा कि लिम्फ या लसिका क्या है, या सिर्फ कोई एक पूछ देगा कि लिम्फ क्या है या फिर लसिका क्या है। तो इनके कार्यों का भी वर्णन करना है। यह जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 21 के एग्जाम में पूछ रखा है। देखने का प्रयास कीजिएगा। आंसर क्या कहा है, लिम्फ जो है वह हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव है। लिम्फ क्या है, हल्के पीले रंग का एक गाढ़ा सा द्रव है जो कि हृदय की ओर बहती है। जो किस ओर बहती है, वह हृदय की ओर बहती है। लिम्फ को लसिका भी कहते हैं। लिम्फ को क्या कहते हैं, लसिका भी कहा जाता है। लिम्फ वाहिनियाँ, लिम्फ गांठें तथा लिम्फ कोशिकाएं मिलकर लिम्फ तंत्र का निर्माण करती है। यानी क्या कह रहा है कि लिम्फ जो है वह हल्के पीले रंग का एक गाढ़ा सा द्रव है जो कि हृदय की ओर बहती है और लिम्फ को लसिका भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ लिम्फ वाहिनियाँ, लिम्फ गांठें यहाँ पे है नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तथा लिम्फ कोशिकाएं मिलकर एक लिम्फ तंत्र का निर्माण करती है। यह जो आपका बोर्ड एग्जाम में 21 के एग्जाम में पूछ रखा है इसका कुछ और सा भाग है जो कि हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निर्माण करती है। यह आरबीसी एवं हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह रंगहीन होती है। यानी इसमें जो है कि आरबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड ग्रुप यानी लाल रक्त कोशिकाएं, और हीमोग्लोबिन जो कि इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यानी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, वह एब्सेंट होता है, जिसके कारण वह क्या है, वह रंगहीन दिखाई देता है। यही आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखे। यानी कह रहा है कि जो मछली है, मच्छर है, केचुआ है और मनुष्य जो है वह किससे अपना श्वसन क्रिया करता है, किससे सांस लेता है, वही उसके अंगों का नाम लिखना है। तो यहाँ पे एक तरफ आपको आंसर में जीव का नाम रहेगा, एक तरफ आपको श्वसन अंग। यह जो है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 14 और 21 के बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है। तो आंसर देखने का प्रयास कीजिए, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। क्या कहा है देखिएगा, यहाँ मछली का जो श्वसन अंग है वह गिल्स है। यह कभी कभी यह जो है कि गलफरा भी दे देता है। जैसे मछली का जो है कि जहाँ पे जैसे कि वह केसी के द्वारा जो है कि श्वास लेता है, अगर गलफरा जैसे हटाते हैं तो वहाँ पे क्या रखता है, हमको केसी के टाइप पे उसमें देखने को मिलता है, तो उसी के माध्यम से जो है वह श्वास लेता है, यानी उसको हम लोग गिल्स बोलते हैं। तो मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या हो जाएगा, तो गिल्स या गलफरा उसको हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए उसके बाद है मच्छर, जिसका श्वसन अंग क्या है, ट्रैकिया होता है, यानी मच्छर का
श्वसन अंग वह ट्रैकिया होता है। केचुआ का श्वसन अंग त्वचा यानी चमड़ा है, जिससे वह क्या होता है, त्वचा से ही श्वास लेता है केचुआ, जिसको हम लोग साधारण भाषा में चारा बोलते हैं। उसके बाद है आपका मनुष्य, जो कि फेफड़ा से श्वास लेता है। किससे श्वास लेता है, तो मनुष्य फेफड़ा द्वारा का जो फेफड़ा जो है मनुष्य का, वह मुख्य श्वसन अंग है। केचुआ का त्वचा है, मच्छर का ट्रैकिया है और मछली का गिल्स है। यही आपका आंसर है। इतना अगर आप लिख देते हैं आपको एग्जाम में 2 नंबर मिल जाता है। और यह जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है, या मच्छर का क्या है, या केचुआ का क्या है, या मनुष्य का क्या है। आपको इनमें इस चारों में से हर एक साल 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देता है, तो आप इसको याद कर लेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विखंडन एवं बहुखंडन में 2 अंतर लिखे। यानी द्विखंडन और बहुखंडन जो है उसमें हमको मात्र 2 अंतर लिखना है। क्या वो अंतर लिखना है, 2 अंतर लिखना है। यह आपका बोर्ड एग्जाम 12 और 21 में पूछ रखा है। तो चलिए आंसर देखने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है कि द्विखंडन एवं बहुखंडन में निम्नलिखित अंतर है। क्या है, द्विखंडन एवं बहुखंडन में जो है वह निम्नलिखित अंतर है। आप इसको इस प्रकार से एक लाइन लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में यहाँ पे जो है कि पॉइंट देकर लिखे हैं, लेकिन आप जब एग्जाम में लिखिएगा तो कॉपी को 2 भाग में इस तरह से चिन्ह एक बार जैसे कि मोड़ दीजिए या फिर लाइनिंग खींच दीजिएगा। और इसमें जो है कि एक तरफ द्विखंडन या विखंडन, द्विखंडन को ही विखंडन कहा जाता है और बहुखंडन को बहुविभाजन बोला जाता है। तो आप एक तरफ जो है कि लाइन इधर खींच दीजिएगा बीच में, और इस साइड लिख दीजिएगा द्विखंडन, इस साइड बहुखंडन, और द्विखंडन का जो पॉइंट होगा इस तरफ लिखेंगे, बहुखंडन का पॉइंट इस तरफ लिखेंगे। वैसे आपको एग्जाम में जो है कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और नंबर भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो चलिए हम लोग आंसर देखने का प्रयास करेंगे। क्या कहा है, द्विखंडन में एक मृत कोशिकाओं 2 समान संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। कह रहा है कि द्विखंडन जो है उसमें एक मातृ कोशिका, क्या है, एक मातृ कोशिका 2 समान संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। यानी वह जो है कि 2 समान संतति कोशिका में जो है वह बट जाता है बराबर बराबर भागों में। जबकि बहुखंडन में एक मातृ कोशिका 2 से अधिक संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। तो आपका क्या पॉइंट है कि द्विखंडन जो है वह एक मातृ कोशिका, द्विखंडन विधि में वह क्या होता है, वह समान संतति कोशिकाओं में 2 भाग में बट जाता है। लेकिन बहुखंडन में जो है वह एक ही मातृ कोशिका 2 से अधिक खंडों में वह बटता है। तो यह नहीं कहिएगा आप यहाँ पे कि 2 या 2 से अधिक, 2 नहीं, अगर 2 होगा तो वह क्या हो जाएगा, हमारा द्विखंडन में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है यह आपका 2 से अधिक होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, देखिएगा क्या कहा है कि द्विखंडन में कोशिका के शरीर का 2 बराबर भागों में विभाजन होता है। यानी द्विखंडन जो है उसमें कोशिका जो होता है उस, यानी जिसको कोशिका को हम लोग सेल बोलते हैं, तो यह जो है इसका शरीर जो 2 बराबर भागों में विभाजन होता है, यानी 2 बराबर भागों में इसको बट जाता है यह। जबकि बहुखंडन में कोशिका के शरीर विभाजन जो है वह कई भागों में होता है। यानी बहुखंडन विधि में जो है वह कोशिका का शरीर जो है वह क्या होता है, उसका विभाजन कई भागों में हो जाता है। यानी कई बराबर भागों में कह सकते हैं, या कई भागों में हो सकता है वह भाग जो है बराबर नहीं भी होता है, तो वह जो है कि कई भागों में बट जाता है। उसके बाद है आपको 2 ही पॉइंट कहा है एग्जाम में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 4 पॉइंट दे दिया हूँ, इसलिए कि आप अगर 4 पॉइंट को याद कर लेते हैं तो आपका जो है कि काफ़ी ज़्यादा बेस बन जाएगा। और अगर आपसे जैसे कि यह जो है कि कह देगा कि 3 पॉइंट लिखे या 2 पॉइंट लिखे, तो आपको इसमें से कोई भी पॉइंट याद रहेगा, आप लिख दीजिएगा आसानी से। अगर 2 पॉइंट ही याद कीजिएगा, उसमें से एक भूल जाइएगा तो फिर नहीं लिख पाइएगा। तो इसलिए यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि ईस्ट और अमीबा में द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। क्या कहा है कि ईस्ट और अमीबा जो है उसमें द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन, यानी जनन कहने का मतलब होता है कि जैसे कि वह जन्म देता है, तो वही है कि द्विखंडन में जो है ईस्ट और अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। जबकि मलेरिया परजीवी है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, यानी मलेरिया परजीवी को हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं, उसमें बहुखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। उसमें किसके द्वारा होता है, तो बहुखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट आपका चौथा पॉइंट है, कह रहा है कि द्विखंडन सामान्य अर्थात अनुकूल परिस्थितियों में होता है। यानी द्विखंडन जो है वह एक सामान्य परिस्थिति या अनुकूल, जैसे उसके जो है कि वह परिस्थिति अगर उसके लायक है तो ही वह क्या होगा, उसकी जो है कि यह विधि अपनाता है। यानी जो द्विखंडन जो है वह हमारा सामान्य यानी अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जबकि यह बहुखंडन क्या है, यह विषम परिस्थितियों यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। यह प्रतिकूल मतलब विपरीत होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप देखने का प्रयास कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को अच्छी प्रकार से देख सके। आप पर इसको अच्छी प्रकार से देखिएगा। क्या कहा है 5 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि समजात अंगों से आप क्या समझते हैं। समजात अंगों से क्या समझते हैं, उदाहरण देना है। जैसे देखिएगा, आंसर देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है, पौधों एवं प्राणियों के वैसे अंग जिनकी आधारभूत रचना एक समान होती है। क्या कहा है कि पौधों एवं प्राणियों के वैसे अंग जो है जिनकी आधारभूत रचना है वह क्या होता है, एक समान होती है, परंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हमको देखने में क्या लगता है, अगर कोई दो चीज़ लेते हैं एक समान आकृति की, तो क्या लगता है हमको देखने में जो है वह समान लगता है अगर उसका कलर सेम है, लेकिन सबका कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वही कहा है कि पौधों एवं प्राणियों के वैसे अंग जिनकी आधारभूत रचना क्या है, वह एक समान है, लेकिन उनके कार्य जो है वह अलग अलग होते हैं, वह समजात अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वह समजात अंग कहलाते हैं। अच्छा, यह जो है कि आपको बहुत ही सरल और आसान भाषा में आंसर दिया जा रहा है, यह किताब बुक के लैंग्वेज से अलग हटकर। जैसे उदाहरण देखिएगा, क्या कहा है, पक्षियों के पंख, मनुष्य के हाथ एवं कुत्ते का अग्रपाद इत्यादि। अब देखिएगा, जैसे मनुष्य का पंख, यहाँ पे क्या है, पक्षियों का पंख है, यहाँ पे क्या है, पक्षियों के पंख, मनुष्य का हाथ, कुत्ते का अग्रपाद। अब देखिएगा, जो पक्षियों के पंख होते हैं वह क्या होते हैं, समान आकृति की, लेकिन वह क्या होता है, उसका कार्य अलग अलग होता है। अब देखिए, मनुष्य का जो हाथ है वह पंजा, उसका क्या होता है, पंजा, आपको अपना हाथ देखिए, और उसके बाद कुत्ते का अग्रपाद देखिए। आपकी जो है कि जैसे वह भी कुत्ते का अगला जो होता है पैर होता है, वह क्या होता है, हमारी हाथ की आकार की, यानी उसी आकृति में वह होती है, लेकिन सबका कार्य क्या है, उसके पैर का जो कार्य है वह अलग है और हमारे हाथ का जो कार्य है वह अलग है। तो इन दोनों की आकृति क्या है, आधारभूत रचना जो है यह एक समान है, लेकिन इसकी क्या है, कार्य अलग अलग है। तो यह जो है हमारा समजात अंग का उदाहरण दे सकते हैं। अगर कहेगा कि समजात अंगों से आप क्या समझते हैं, और यहाँ पे उदाहरण देने के लिए भी बोला है, तो हम उदाहरण दे देंगे। इतना में हमको फुल मार्क्स यानी 2 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। यह जो है आपका बोर्ड एग्जाम में 20 के प्रथम पाली में पूछ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है, कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करे, यानी कायिक प्रवर्धन जो है उसको कह रहा है कि परिभाषित करे, यानी उसके जो है कि परिभाषा दे। तो देखिएगा, आंसर देखने का प्रयास कीजिए। क्या कहा है, जब पौधों के किसी वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से नए पौधों का विकसित किया जाता है, तब उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से आंसर समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब पौधे के किसी वर्धी भाग किसको कहते हैं, जैसे वह जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, यही हमारा क्या है, वर्धी भाग है। तो इसके जो है कि इससे प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से अगर नए पौधों विकसित किया जाता है, नए पौधे, तब उनसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन की 2 विधियां हैं, जो कि आपका पहला है प्राकृतिक विधि और दूसरा है कृत्रिम विधि, जो कि आपको आंसर में भी बताया है कि यह क्या है, इस सभी को जो है कि प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से यदि तैयार किया जाता है नए पौधे, तो हमारा कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आपका बोर्ड एग्जाम में 19 में पूछ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिएगा, जैविक आवर्धन वह क्रिया है जिसमें जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा किसी पारितंत्र के उच्चतर स्तरों में बढ़ती जाती है। आंसर समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है कि जैविक आवर्धन जो है वह प्रक्रिया है या वह क्रिया है जिसमें जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा किसी पारितंत्र में क्या होता है, उच्चतर स्तरों में बढ़ती जाती है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि वह उच्चतर स्तरों में बढ़ती जाती है, अर्थात इसका प्रभाव विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न होता है। यानी इसका जो प्रभाव है वह सभी स्तर पे अलग अलग होता है। शाकाहारी में अलग, मांसाहारी में अलग, सबका जो है कि वह अलग अलग होता है, और सब लेवल पे वह जिस लेवल पे होता है उसके अनुसार वह अलग अलग होता है। क्योंकि उच्चतम पोषी स्तर के जीव, क्या कहा है, आंसर यहाँ पे आप देखिएगा कि उच्चतम पोषी स्तर के जीव, देखिएगा, जीवों में इनकी मात्रा
टॉक्सिक स्तर अर्थात वह विषैले या जहरीले स्तर तक चली जाती है। यानी टॉक्सिक स्तर कहने का मतलब है विषैला या जहरीला, तो वह उस स्तर तक चली जाती है। जैसे यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर हम लोग क्या करते हैं, कृषि से जो भी उत्पादन करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशक के रूप में दवा डालते हैं। क्या करें, उससे क्या होगा कि हमारी फसल की वृद्धि अच्छी होगी, फसल का उपज जो है वह अच्छी खासी होगी और उसमें जो है कि कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। लेकिन वह जो कीटनाशक दवा है वह क्या होता है, उसके माध्यम से उस पौधे में क्या होता है, संचित हो जाता है और उस भोजन के रूप में जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो वह हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाता है और मनुष्य जो है वह सबसे उच्चतर स्तर में आता है। तो वह देखिए अब आपके लिए क्या होगा, वह जहरीले या विषैले के रूप में होता है, क्योंकि उससे जो है कि हमको कितनी हानि होती है यह सोच भी नहीं सकते हैं। तो यही आपका आंसर था कि वह जो है कि विषैले स्तर। फिर से आप एक बार देख लीजिएगा क्या कहा है यहाँ पे कि जैविक आवर्धन वह क्रिया है जिसमें जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा किसी पारितंत्र के उच्चतर स्तरों में बढ़ती है, अर्थात इसका प्रभाव विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि उच्चतर पोषी स्तरों के जीवों में इनकी मात्रा टॉक्सिक यानी विषैले स्तर तक चली जाती है। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आपका जो है कि 11 के और 19 के प्रथम पाली में पूछ रखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। पादप मतलब पौधा होता है, तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, यानी वह जो है कि एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कैसे किया जाता है वही आपको बताना है। यह आपका 12 और 19 के दोनों पाली में यानी फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली दोनों में यह पूछ रखा है। आंसर देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आंसर भी आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से मिलेगा। क्या कहा है, पौधे की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन का स्थानांतरण या परिवहन, इसको हम बोल सकते हैं फ्लोएम उत्तक द्वारा ऊपर से नीचे की ओर और तथा नीचे से ऊपर की ओर दोनों दिशाओं में होता है। क्या कहा है, देखिएगा कि पौधों के जो पत्तियां होती है उनके द्वारा जो तैयार भोजन का जो स्थानांतरण होता है वह क्या होता है, फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। यानी पौधे में एक फ्लोएम उत्तक पाया जाता है, उसके द्वारा जो है वह तैयार भोजन का स्थानांतरण अर्थात परिवहन यानी एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। और वह जो परिवहन है वह ऊपर से नीचे की ओर तथा नीचे से ऊपर की ओर, यह दोनों दिशाओं में होता है। इसलिए फ्लोएम द्वारा परिवहन जो है वह द्विदिशीय परिवहन कहलाता है। आपसे ये भी पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि फ्लोएम द्वारा परिवहन वह एक दिशीय है या द्विदिशीय, पूछ देगा कि फ्लोएम द्वारा परिवहन कैसा होता है, एक दिशीय या द्विदिशीय या इनमें से कोई नहीं या दोनों, ये भी पूछ सकता है। तो आपको क्या बताना है कि फ्लोएम द्वारा जो परिवहन है वह द्विदिशीय परिवहन कहलाता है। यही आपका आंसर है कि जो पौधे में जो भोजन का स्थानांतरण होता है वह किस उत्तक के द्वारा होता है, तो फ्लोएम उत्तक के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। और उसमें जो है कि जैसे जल और खनिज लवण का अगर परिवहन पूछेगा तो वह आपका जाइलम उत्तक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम उत्तक द्वारा। और वह जो है कि एक द्विदिशीय परिवहन होता है। क्या होता है, एक दिशीय परिवहन, और यह आपका फ्लोएम द्वारा होता है जो कि द्विदिशीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करता है, यानी जो तंत्रिका उत्तक हमारा होता है वह जो है कि कैसे क्रिया करता है उसी के बारे में बताना है। आंसर देखिएगा क्या कहा है, तंत्रिका उत्तक शरीर के किसी भाग से सूचना प्राप्त करके तंत्रिका कोशिकाओं के, क्या कहा है, तंत्रिका उत्तक जो है वह शरीर के किसी भाग से सूचना प्राप्त करके तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से मेरुरज्जु अर्थात हम लोग जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, यानी जो भी हमारे पीठ के रीढ़ में जो हड्डी होती है उसी को मेरुरज्जु बोला जाता है, तो वहाँ तक पहुँचाती है। यह जो है कि तंत्रिका उत्तक वह शरीर के किसी भी भाग से सूचना प्राप्त करके, यानी शरीर के सभी भाग से वह सूचना प्राप्त करती है और उसे जो है कि उसको कहाँ पहुँचाती है, तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से वह रीढ़ की हड्डी यानी मेरुरज्जु तक पहुँचाती है। और वह जो रीढ़ की हड्डी है मेरुरज्जु वह हमारे मस्तिष्क से जो है कि दूसरे हड्डी के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, तो वह जो है कि मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाता है। यानी जो रीढ़ की हड्डी जो है हमारा वह पुनः किसको पहुंचाता है, वह जो है कि सूचना यह मस्तिष्क तक पहुंचाता है। परिणाम स्वरूप सूचना के प्रति हम अनुक्रिया अर्थात क्रिया करते हैं। वही जो है कि यह तंत्रिका उत्तक जो है वह क्या करता है
किसी भी शरीर के किसी भी भाग से वह क्या करता है, सूचना प्राप्त करता है और उसको रीढ़ की हड्डी के माध्यम से वह क्या पहुंचाता है, वह मेरुरज्जु में यानी कोशिकाओं द्वारा मेरुरज्जु में, जहाँ की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, पहुंचाता है। और वह जो है कि मेरुरज्जु मस्तिष्क को यह सूचना देता है और उसके परिणाम स्वरूप सूचना जो भी मिलता है उसके अनुसार हम लोग क्रिया करते हैं यानी काम करते हैं। जैसे देखिए, अगर आपका बाई चांस हाथ अगर जल जाता है, ठीक है, तो हाथ अगर जलता है तो यह जो सूचना है आपको हाथ से डायरेक्ट मस्तिष्क तक नहीं जा रहा है। आपको हाथ का जलना किसको पता, अगर हाथ जल रहा है तो वह डायरेक्ट कहाँ पहुँचता है, वह जो है कि कोशिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक पहुँचता है यह सूचना। और उसी प्रकार जब यह मेरुरज्जु को पहुँचता है तो यह तुरंत जो है कि मस्तिष्क को सूचना देती है और मस्तिष्क को जैसे ही सूचना मिलती है तो परिणाम स्वरूप क्या करता है, वह सूचना के प्रति अनुक्रिया करता है, यानी वह हाथ जो जल रहा है उसको वह क्या करता है, वहाँ से अपना हाथ निकाल लेता है यानी हटा लेता है। तो यही आपका आंसर है, बहुत ही मज़ेदार आंसर है। आप देखिएगा और याद कीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपका बोर्ड एग्जाम में दोनों 18 के बोर्ड एग्जाम जो है उसमें दोनों पाली में पूछ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है गुरुत्वानुवर्तन क्या है, यानी गुरुत्वानुवर्तन क्या है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि गुरुत्व के अनुवर्तन क्या होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आंसर देखिएगा, पौधों की पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा में बढ़ना या गति करना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। बहुत ही आसान सा शब्दों में आपको आंसर दिया जाएगा ताकि आपको आसान से आसान लैंग्वेज में आपको बहुत जल्द से यह याद भी हो जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम का समय बहुत कम है और आपके लिए जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान सी भाषा में आपको दिया जाएगा। तो यही आपका है, क्या कहा है कि पौधे का पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा में बढ़ना या क्या करना है, गति करना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। जैसे पौधे की जड़ें गुरुत्वानुवर्तन गति करती है, यानी पौधे की जो जड़ें है वह कहाँ करती है गति, वह पौधे की गुरुत्व की दिशा में वह गति करती है या वृद्धि करती है। तो वही हमारा क्या है, इसका जो है कि उदाहरण है गुरुत्वानुवर्तन का, क्योंकि पौधे की जड़ जो है वह गुरुत्व की दिशा में यानी पृथ्वी के जो गुरुत्व है उसी के दिशा में यह बढ़ती है, वृद्धि करती है या गति करती है। तो वही आपका आंसर है, बहुत ही आसान सा भाषा में। अगर आप इतना याद नहीं कर सकते हैं तो सोचिए आप क्या कीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही आसान से लैंग्वेज में मात्र 3 लाइन में आपको दिया गया है और इससे आपको जो है कि फुल मार्क्स 100% के साथ आपको 2 मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, 10 क्वेश्चन कर को हम लोग 5 वीडियो में इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इसी प्रकार आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी होगा, यानी हम लोग टोटल का टोटल 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन हम लोग करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यानी साइंस का जो भी होगा तीनों सब्जेक्ट, तीनों जो बुक है उसका मिलाकर हम लोग कितना करेंगे, तो 150 जो कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और उसके लिए फिर दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन फिर अलग से आपको दिया जाएगा। अगर आप इतना क्वेश्चन याद कर लेते हैं 150 क्वेश्चन, आपका जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटने जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को अच्छी प्रकार से देख सके। और अगर आपको यह अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। और चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही मिलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।